तो दोस्तों अब इस तरह की परिस्थितियां जनरेट हो चुकी है बांग्लादेश और यूक्रेन वगैरह की समस्या को देखते हुए कि स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि भारत अमेरिका के बीच में सारी कुछ चीजें सही नहीं चल रही है और दोनों ही देश अब एक दूसरे को किस तरह से दंड पहुंचाया जाए इसके प्रयास में कहीं ना कहीं लग चुके हैं। इसी के साथ साथ भारत ने नेपाल का कार्ड चल के बांग्लादेश को एक और दंड दे दिया है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ और चीजें लगातार गड़बड़ होती जा रही है। तो आगे अगले कुछ मिनटों में हम लोग इन सभी खबरों को लेकर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, किस तरह से अमेरिका द्वारा F-16 बेचने के लिए तेजस की कुर्बानी देने की तैयारी कर ली गई है। इस तरह की सभी खबरों को जानने वाले हैं। आप बस अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग बात कर लें भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी टेंशन को लेकर। देखिए मैंने आपको काफी समय पहले बता दिया था कि संभवतः 23 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन के विजिट पर जा सकते हैं और एक्चुअली अब वो जाने वाले हैं। इस बीच कई तरह के अनुमान तो लगाए गए, लेकिन यहाँ पर अमेरिका द्वारा भारत से सीधे सीधे मदद मांगी गई और अमेरिका इस समय ये चाहता है कि भारत रशिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करते हुए इस युद्ध को रुकवा दे और दोनों देशों के बीच में कनेक्टिंग चैनल के तौर पर स्थापित कर दे अपने आप को, जिससे कि ये युद्ध रुक जाए, जिससे सीधा सीधा फायदा अमेरिका को हो सकता है। खासकर इलेक्शन के दौर में जो बाइडेन की पार्टी को इससे अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के ऑफिशियल्स की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत किसी भी तरह से इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट को सहारा नहीं बनाने जा रहा है। यानी पीएम मोदी यूक्रेन विजिट पर तो जा ही रहे हैं 23 अगस्त को, लेकिन उनका उद्देश्य किसी भी तरह से मीडिएटर बनने का यहाँ पर नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर कोई ये चाहे कि पीएम मोदी के इस विजिट के बाद में रशिया यूक्रेन के बीच में पीस एस्टैब्लिश हो जाए या फिर सीज फायर हो जाए, तो इस तरह की कोई चीज घटित होते हुए हमें नहीं दिखाई देगी। बल्कि पीएम मोदी के विजिट के जो मेन उद्देश्य हैं उसको लेकर, जैसा कि पास्ट में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, उन्हीं को लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा। जैसे कि यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए यूक्रेन द्वारा भारत से लगातार मदद मांगी जा रही है, तो संभवतः उसको लेकर भारत द्वारा यहाँ पर कुछ मदद यूक्रेन को दी जा सकती है। बदले में होगा ये कि भारत भी वो सारी चीजों को लेकर नियंत्रण हासिल कर सकेगा यूक्रेन के अंदर, जिसको लेकर भारत इस समय यूक्रेन के ऊपर आश्रित है। खासकर अगर बात की जाए मरीन इंजन्स की, तो भारत के कई सारे पुराने प्रोजेक्ट हों, कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हों, इन सभी के अंदर यूक्रेनियन इंजन्स का काफी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो ऐसी परिस्थिति में इनकी टेक्नोलॉजी वगैरह ली जा सकती है, उन कंपनीज को रीबिल्ड किया जा सकता है या भारत में ट्रांसफर करवाया जा सकता है, जो कि इन इंजन्स को मैन्युफैक्चर वगैरह करती है। इसके अलावा कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भारत वहां पर शुरू करवा सकता है। तो इस तरह की मदद की जा सकती है और संभवतः रशिया यूक्रेन के बीच में पीस एस्टैब्लिश हो जाए, इसके लिए कुछ छोटे मोटी पहल कर सकता है। ऑफिशियली मीडिएटर बनने के लिए भारत द्वारा इनकार कर दिया गया है और ये अमेरिका के लिए इस समय सबसे बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। इसके बाद बात कर लीजिए बांग्लादेश की। तो दोस्तों बांग्लादेश के ऊपर, हिंदूज के ऊपर जो अटैक्स वगैरह हो रहे थे, इसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट देखने के लिए नहीं मिल रही है। बड़े अफसोस की बात है ये कि किसी भी तरह का प्रेशर इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। इवन अमेरिका भी अब समझ चुका है कि फाइल उलझ चुकी है, उसके हाथों से कंट्रोल जा चुका है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसी वजह से अमेरिका को अब डर सताने ये लगा था कि कहीं हमारे ऑफिशियल के ऊपर कोई खतरा ना आ जाए। इस वजह से उन्होंने अपनी एम्बेसी तक बंद कर दी और अल्टीमेटली आग लगाकर अमेरिका बांग्लादेश से भाग चुका है। इसके बाद यूएन वगैरह की टीम बांग्लादेश आने वाली थी। मोहम्मद यूनुस के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बिल्डअप हो रहा था, इस वजह से वो भारत की सहायता मांगते हैं कि देखिए आप लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, यूएन डाल रहा है, अलग अलग संगठन इंटरनेशनल मंचों पर हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामले को कूल डाउन करने की कोशिश कीजिए। मोहम्मद यूनुस खुद हिंदू मंदिरों का विजिट करता है और इस तरह के संदेश देने की कोशिश करता है कि देखिए ये सारे अटैक्स वगैरह आप बंद कर दीजिए वरना मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा। एंड इस तरह की चीजें लगातार हो रही है। इसी बीच अब खबर निकल कर ये आ रही है कि वहां पर जो हिंदूस गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन्हें बलपूर्वक इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं। जी हाँ, पहले तो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है और अंततः उन्होंने इस बात की भी शुरुआत कर दी कि कोई भी हिंदू वहां पर गवर्नमेंट जॉब न कर पाए, इसके लिए बलपूर्वक उनसे रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, आप अपने आप को उनकी जगह रखकर एक बार अंदाजा लगा सकते हैं। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका ने तो इस मामले में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप देने के लिए कोई पहल अभी तक नहीं की है। इवन हिंदूस को लेकर किसी तरह का कोई बयान तक नहीं दिया है। केवल ये कहा जा रहा है कि हमारी नजर वहां पर बनी हुई है, हम सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसी तरह की कोई हेल्प
वहां से होते हुए तो नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात कर ली जाए दोस्तों F-16 और तेजस के मामले को लेकर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि तेजस अमेरिका की इंजन की डिलीवरी न हो पाने की वजह से काफी पिछड़ने लगा है। तेजस मार्क 1A की परियोजना 10 से 11 महीने ऑलरेडी डिले हो चुकी है। इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि लॉकहीड मार्टिन के एक बड़े ऑफिशियल द्वारा भारत को एक नए सिरे से ऑफर दिया गया है और उसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि देखिए, आप F-16 खरीद लीजिए। एक्चुअली F-16 का जो अपग्रेडेड वेरिएंट ये हमें F-21 के नाम से बेचना चाहते हैं, वो MRFA प्रोग्राम में 114 की संख्या में खरीद लीजिए। उसमें बताया जा रहा है कि काफी पावरफुल इंजन जो कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा ही तैयार किया गया है, F110GE129, तो ये इंजन आपको मिल जाएगा। चूंकि MRFA प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान रखा गया है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रावधान रखा गया है, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आप ये डील हमसे कर लेते हैं, F-21 फाइटर जेट खरीद लेते हैं, तो इंजन संबंधित आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तेजस मार्क 1 हो, तेजस मार्क 1A हो या फिर मार्क 2 वगैरह हो, एमका वगैरह हो, इन सब के लिए आप इसी F-21 का इंजन इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि आपको 129 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देने जा रहा है। तो इस तरह के ऑफर्स को देखने के बाद ये तो पता चलता है कि अमेरिका द्वारा कहीं न कहीं अपना स्वार्थ साधने के लिए इंजन की सप्लाई भारत को रोकी गई है। हालांकि उनकी तरफ से ये बता दिया गया है कि देखिए, सप्लाई चेन में बाधा आ रही है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस वजह से कई जरूरी अलॉयज हमें नहीं मिल पा रहे हैं, इंजन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, और इसी वजह से ये डिलेज हुए हैं। आने वाले समय में डिलीवरी सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर अमेरिका की नीयत में हर हाल में खोट तो है और इसी वजह से इंजन की सप्लाई हमें रोकी जा रही है। अब 114 फाइटर जेट अगर हम लोग F-21 खरीद लेते हैं तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 पर पड़ सकता है। और एक्चुअली यही तो अमेरिका चाहता है कि LCA प्रोग्राम को किसी तरह से बाधा में डाला जाए और भारत की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यानी फाइटर जेट की, वो हमेशा ही दूसरों के ऊपर निर्भर रहे। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से बांग्लादेश की बात की जाए तो देखिए, पता नहीं आप किसी को अपना दुश्मन मानकर उसे बायकॉट करते हैं या फिर नहीं करते, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेशियों ने तो भारत को अपना परम दुश्मन मानते हुए भारत के प्रोडक्ट को बायकॉट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि टमाटर और प्याज का एक्सपोर्ट हम लोग पहले की तरह बांग्लादेश को इस समय नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि थोड़ी बहुत क्वांटिटी में प्याज का एक्सपोर्ट तो किया गया, लेकिन अगर टमाटर्स की बात की जाए तो उनको लेकर एक्सपोर्ट इस समय पूरी तरह से बंद हो चुका है और इसका नुकसान भारत के किसानों को देखने के लिए स्पष्ट तौर पर मिल रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी जो इलाज वगैरह के लिए भारत आया करते थे, उसमें भी 50% से ऊपर की कमी देखने के लिए मिली है, जिससे कि भारत को एक बार फिर से आर्थिक नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी कई तरह के और भारतीय उत्पाद जिनका बड़े स्केल पर बायकॉट इस समय बांग्लादेश के अंदर किया जा रहा है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, ये लोग चाहे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें कर दे, लेकिन इससे उतना भी नुकसान हमें नहीं हो सकता। लेकिन अगर इनके अल्टर के तौर पर ये लोग किसी दूसरे देश को देखना चाहें कि इलाज के लिए भारत ना आकर ये अगर कहीं और जाना चाहें, प्याज टमाटर के लिए भारत की बजाय किसी और देश को ये लोग चुने, तो ये उनके लिए काफी ज्यादा महंगा साबित हो सकता है एंड संभव तो आने वाले कुछ ही समय में इसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ सकता है। वैसे यहाँ पर आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि इस तरह के बाइकआउट से भारत को फायदा होगा या फिर नुकसान। अब अगली महत्वपूर्ण खबर की बात कर ली जाए तो भारत और नेपाल से जुड़ी हुई है। देखिए, कुछ ही समय पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारत द्वारा जो बिजली बांग्लादेश भेजी जाती थी, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और इस सारी बची हुई बिजली का इस्तेमाल भारत के अंदर ही किया जाएगा। और बिजली एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए बांग्लादेश एक्चुअली परेशान हो सकता है। बाकी की चीजों में अगर ट्रेड वगैरह होता भी है या उसमें गिरावट आती भी है तो इससे दोनों ही देशों को विशेष उतना नुकसान वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर बिजली की बात की जाए तो इसके दूसरे अल्टर बांग्लादेश के पास उस स्केल पर मौजूद नहीं है। लेकिन इसी बीच बताया ये जा रहा है कि नेपाल द्वारा अब भारत को एडिशनल बिजली की सप्लाई की जाने वाली है। जी हाँ, भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ है। बताया जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में एक समझौता है जिसके तहत अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट तक बिजली की सप्लाई नेपाल द्वारा भारत को की जाएगी। और इसके लिए शुरुआत में ही बताया जा रहा है कि भारत ने नेपाल को 251 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली भारत को सप्लाई की जाए, इसको लेकर अनुमति भी दे दी गई है। इस परियोजना के माध्यम से बताया जा रहा है कि नेपाल द्वारा बिहार राज्य में बिजली की सप्लाई की जाएगी। के बारे में जानकारी देते हुए नेपाल में भारत के जो दूतावास है उनकी तरफ से बयान निकल कर आया है कि सीमा पर व्यापार के लिए नामित प्राधिकरण ने नेपाल के कुल 12 हाइड्रो पावर प्लांट परियोजनाओं से 251 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली के सप्लाई को लेकर अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ साथ नेपाल 28 परियोजनाओं से कुल 951 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भारत को एक्सपोर्ट करेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी लगभग 16 परियोजनाओं से
690 मेगावाट बिजली भारत को ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। इसके अलावा भी लगातार नेपाल के साथ अलग अलग परियोजनाओं को लेकर, बिजली सप्लाई को लेकर बातचीत चल रही है और इन फ्यूचर इनको लेकर भी अपडेट्स निकल कर आएंगे। तो कहने का मतलब भारत और नेपाल के बीच में परिस्थितियां जो पिछले कुछ समय में डामाडोल हुई थी वो अब पटरी पर आ रही है। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड फिर से बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू कर चुका है। चिकन नेक की प्रॉब्लम को लेकर भी हम लोग जो बाईपास चाहते हैं उसको लेकर भी मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था कि भारत और नेपाल के बीच में जल्द ही कुछ बड़ी परियोजनाओं के ऊपर काम किया जाएगा जो कि चिकन नेक को बाईपास करने में हमें काफी मदद करेगा। और इन सब के माध्यम से अल्टीमेटली हमारा एम भी ये रहेगा कि नेपाल की इनकम भारत के माध्यम से बढ़ाई जाए और नेपाल की जो निर्भरता चाइना के ऊपर है उसे कम किया जाए और नेपाल को वापस से अपने इन्फ्लुएंस में लिया जाए।